प्रेजेंट हो रहा है ना स्क्रीन, सभी को विजिबल है। हम लोग यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, सभी को तो पता है यूनिट 7 चल रहा है हमारा पेपर 2 में, है ना, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट कवर कर लिए थे सिलेबस में। अब बस 2 दिन क्लास बचेगी अभी हमारी। जैसे कि हमने WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देख लिया था, कुछ शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम भी देख लिए थे, त्रिगुण पंचमहाभूत पंचप्राण पंचकोश षट चक्र, इनमें किस प्रकार की स्वास्थ्य में भूमिका होती है और चिकित्सा में, ठीक है, किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है ना, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। चिकित्सा करने पर क्या क्या फायदे होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने स्वस्थ जीवन में हमने योग के बारे में देखा था, और जो भी हमारे विघ्न आते हैं, ठीक है, आंतरिक जो विघ्न आते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और कुछ कुछ हमने शनिवार की क्लास में, सैटरडे के क्लास में हमने आहार के कुछ सामान्य परिचय देख लिया था, है ना, यौगिक आहार का सामान्य परिचय देख लिया था, और साइंटिफिकल आहार का भी देख लिया था हम लोगों ने, जो आधुनिक के बारे में आहार के लिए बताया गया था, वो भी हम लोगों ने देखा था, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शरीर बनावटी यानी प्रकृति के अनुसार आहार, ठीक है। आहार की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, शरीर बनावटी यानी प्रकृति के अनुसार आहार पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं ना, त्रिदोष बोलते हैं हम, वात पित्त कफ, उनके अनुसार किस प्रकार से आहार होता है ना, और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, है ना, ये किस प्रकार से संचालित होते हैं हमारे शरीर में, और कहाँ कहाँ पर ये होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। और आप लोगों ने गुणों के आधार पर भी आहार देखा है भगवत गीता में, सत्वर तम, इसके अनुसार भी हम लोग देखेंगे, है ना। फिर आहार में भी क्या ग्रहण करना करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है आहार, है ना, यानी कुछ हमारे लिए शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, नुकसान देने लायक होते हैं। तो उसमें बोला गया कि पत्ते यानी फायदेशीर होते हैं, और पत्ते यानी ये नुकसान देने वाले होते हैं। और योगी आहार का महत्व देखेंगे, और स्वस्थ रहने में इसकी क्या भूमिका होती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, शरीर बनावटी प्रकृति के अनुसार आहार, जिसमें वात पित्त कफ सत्व रजत तम को डिफाइन करेंगे, और पत्ते अपत्य आहार के बारे में देखेंगे। ओके, क्लियर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अच्छे से, क्लियर, परफेक्ट। शरीर बनावटी यानी प्रकृति के अनुसार हम लोग आहार देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा था, पंचमहाभूत पढ़ा था, पंच प्राण पढ़ा था, षट चक्र पढ़ा था, है ना, ये सारे हमारे शरीर में ही होते हैं, है ना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, शरीर बनावटी के अनुसार हम लोगों ने अभी बताया आप लोगों को, वात पित्त कफ और सत्व रजत तम, इसके आधार पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो सभी आहार द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, जो भी आहार होता है ये पंचभौतिक होते हैं, यानी पंच महाभूतों का कुछ ना कुछ गुण उसमें पाया जाता है ना। यानी पृथ्वी का बड़ा हो तो जल का कम हो सकता है, कभी अग्नि का ज्यादा हो सकता है, कभी आकाश का ज्यादा हो सकता है आहार में, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन पंच महाभौतिक के अंतर्गत ही आपका आहार को माना जाएगा। उनके अंदर विद्यमान पंचभौतिक तत्वों के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के आहार्य घटकों की रचना होती है। जो भी आहार्य घटकों की रचना होती है उनके आधार पर होती है, पंच महाभौतिक के आधार पर। उन्हीं के आधार पर उनकी गुणात्मकता स्थापित होती है, और उन्हीं के आधार पर उनकी गुणात्मकता भी स्थापित होती है, यानी सत्वरतम ये भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। कैसे किया जाता है तो ये देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर। जैसे पंच महाभूत के गुण, अब पंचमहाभूत के गुण आप लोगों ने 3 गुण पढ़े हैं, वही हमारे पंचमहाभूत में कौन सा गुण किसमें आता है वो देख लीजिए आप। जैसे आकाश, ये पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत पंचतत्व सभी को पता होने चाहिए। पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। अब आकाश के तत्व कौन सा है तो सत्व गुण है, सत्व गुण प्रदान होता है आकाश में। गुण की बात की जाएगी, जब हम दोषों की बात करेंगे, जो 3 दोष भी बताए गए तो वो अलग रहेंगे, ठीक है। क्या क्या दोष आएंगे वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, और उसका तीनों का फिर मिलाकर भी आप लोगों को बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो आकाश में कौन सा गुण प्रधान रहता है? सत्व गुण प्रधान रहता है। अब वायु में कौन सा गुण रहता है? तो रजोगुण प्रधान रहता है। कौन सा गुण प्रधान रहता है? रजोगुण प्रधान रहता है। अग्नि, तीसरा नंबर का जो तत्व है अग्नि, अग्नि में क्या है? सत्व गुण भी है और रजोगुण में। स्टार्टिंग का क्या था? आकाश में सत्व गुण था ना, और वायु में रजोगुण था, तो ये दोनों भी किस में आएंगे? अग्नि में आएंगे। क्लियर है? सत्व गुण और रजोगुण। जल में कौन सा गुण है? तो सत्व गुण और तम गुण। अग्नि में जैसे सत्व गुण था, सत्व गुण के साथ रजोगुण था, है ना। यानी अग्नि कैसे रहती है? चंचलित रहती है, ज्यादा ही चंचलित रहती है, ठीक है। तो इसमें रजोगुण बताया गया है। जल में क्या है? तो जल में सत्व गुण है और तमो गुण प्रदान होता है जल, ध्यान रखना। और फिर पृथ्वी भारी होती है, तमो गुण प्रदान होती है, ठीक है। आकाश एकदम सत्व हल्का होता है, यानी सत्व गुण होता है। सात्विक कैसा व्यक्ति होता है? हल्का होता है ना, ऊपर उठता है। और तामसिक व्यक्ति जो है नीचे चला जाता है, यानी पृथ्वी का, ठीक है, याद रखने के लिए। क्लियर है सबको? देखिए, अब दोषों के आधार पर उसमें गुण भी देख लेंगे हम लोग, जैसे वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, अरे यार कहाँ गया? दोषों के आधार पर आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से? अब वात, पित्त और कफ। वात दोष में क्या है? आकाश और वायु। देखो पहली बात ऐसे ध्यान रखना आप लोग, ये आकाश है, यहाँ पर देखिए ये वायु है। आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति होती है, फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति होती है, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ओके, क्लियर है? अब यहां से देखिएगा, पहले में क्या आएगा? आकाश और वायु में वात, कौन सा दोष रहता है? वात दोष रहता है। हल्का होता है, खाली होता है आकाश और वायु, तो वात रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें वात रहता है। अग्नि क्या है? इसमें पीत रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है? पीत रहता है। अग्नि प्रज्वलित रहती है, पीत रहती है, पीत होता है अग्नि, ठीक है। वात, पीत और कफ। जल और पृथ्वी में क्या रहेगा? इन दोनों में कफ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना। पहले क्या आया? वात, आकाश और वायु से वात, अग्नि से पीत और जल और पृथ्वी से कफ। तो वात, पीत, कफ ऐसे बोला जाता है ना। वात के कितने दोष होते हैं हमारे? बताइए। 80। 80। कितने होते हैं? 80। पित्त के कितने दोष होते हैं बताइए? 40। 40। ओके, फिर कफ के कितने दोष होते हैं? 20। ठीक है, तो 80 से आधा हो गया 40 और 40 से आधा हो गया 20। ओके, वात, पित्त, कफ ये सीक्वेंस है। 80, 40, 20 ये सीक्वेंस है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सीक्वेंस है। स्टेप बाय स्टेप में आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब ये आपको मैटर क्लियर हो गया तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, अब देखिए हम लोगों को, आप लोगों को बताया वात क्या है। आकाश और वायु में क्या रहता है? वात रहता है। ओके, और अग्नि और जल में, यहाँ पर जल ले सकते हैं, ठीक है। नहीं लगो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी यहाँ पर बताया जाता है जल, ठीक है। तो पीत, अग्नि और जल में क्या रहेगा? पीत रहेगा, ठीक है। या फिर पीत में अग्नि और जल रहेगा, ठीक है। पीत में अग्नि और जल तत्व रहेगा, पीत दोषी। और कफ में, कफ में जल और पृथ्वी तत्व रहेगा। जल में क्या रहेगा? सॉरी, कफ में क्या रहेगा? जल और पृथ्वी तत्व रहेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद हो गया? ओके, अब यहाँ पर गुण कैसे बांटेंगे? जैसे आकाश में सत्व गुण था, तो वायु में रजोगुण था, तो वात दोष में क्या रहेगा? सत्व और रजोगुण रहेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया ना। वात दोष में कौन सा गुण रहेगा? तो सत्व और रजोगुण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर वात में क्यों रहेगा? तो आकाश और वायु तत्व होते हैं, इसीलिए। क्योंकि आकाश का जो गुण होता है वो सत्व होता है, और वायु का जो गुण होता है रज होता है, इसीलिए वात दोष में हमारे सत्व गुण और रजोगुण रहेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? अब पित्त, पित्त में क्या है? अग्नि और जल है। हाँ, तो हम लोगों ने अग्नि, अग्नि के लिए सत्व और रजोगुण देखा था ना, सत्व और रजोगुण देखा था, ठीक है। अब जल के लिए क्या है? जल के लिए भी सत्व और तमोगुण देखा था हम लोगों ने। जल में क्या देखा था हमने? सत्व गुण और
तमोगुण को देखा था। ओके, तो इसीलिए सत्व रज तम ये पित्त में रहेगा। पित्त में क्या है, तीनों गुण रहेंगे, तीनों गुण होते हैं। ठीक है, अब आई बात कफ की, कफ को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कफ में क्या है, तो कफ में है जल और पृथ्वी। क्या है, जल और पृथ्वी। ठीक है, जल में हम लोगों ने देखा था सत्व और तम देखा था। ठीक है, और पृथ्वी में हम लोग तम देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों का मिलाकर तमोगुण, ज्यादातर दोनों तमो है। ठीक है, सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ तमो लिखा गया है, यहाँ पर तो तमो ही गुण रहेगा, यहाँ पर भी रजो और सत्व रहेगा, लेकिन गौण मात्रा में रहेंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो सत्वगुण रहेगा। ठीक है, सत्वगुण यहाँ पर रहेगा, लेकिन तमोगुण आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? बताइए, हम कर लीजिए। सोमप्रीति जी, श्वेता जी। यही था। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ, बताइए आप मुझे, आकाश में कौन सा गुण था, बताइए जल्दी से। सत्वगुण। आकाश में क्या था? सत्वगुण। हाँ, आकाश में सत्व गुण था। गुड। और आकाश में क्या आएगा, वात पित्त कफ में से सत्व गुण आ गया, और क्या आएगा बताइए जल्दी से। वात आएगा, वात। वात आएगा। गुड। और वायु में बताइए, वायु में कौन सा गुण था? रजोगुण था। रजोगुण था। ओके, रजोगुण था। इसमें कौन सा दोष आएगा बताइए? पित्त आएगा ना, पित्त। वात। रजोगुण था, और दोष में वात आएगा ना सर। हाँ, आकाश वात और वायु आएगा। में गुड से वात गुड गुड, वात आएगा। ठीक है, भूलना नहीं है। अब आकाश वायु अग्नि, अग्नि में बताइए आप लोग कौन सा गुण था? सत्वगुण था और रजोगुण था। सत्व और रजगुण था। ओके, सत्व प्लस क्या था, रजगुण था। और दोष कौन सा था बताइए? पित्त दोष। पित्त होगा। पित्त दोष था। ओके, दोष पित्त था। ठीक है, विकार नहीं है। ठीक है, विकार अलग सेंस में है, होगा। ठीक है, ये बस हमारे शरीर के दोष बोलते हैं ना, वो भी हमारे मतलब बैलेंस रहेगा तो अच्छा रहते हैं, ये भी बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर विकार में आ जाएंगे। ठीक है, नाम दिया गया है दोष। ठीक है, आकाश वायु अग्नि जल। जल का बताइए, जल में कौन सा गुण है? सात्विक और तमोगुण दोनों था। तमोगुण। तमोगुण, सत्व और तम। सभी लोगों को पता है ना? सोमप्रीति जी बताइए, इसमें दोष कौन सा था? तमो। दोष सत्व और तम तो ये हो गया, गुण का हो गया, क्वालिटी होगी उसकी। अब उसका दोष बताइए आप। जल में कौन सा दोष पाया जाता है? वात पित्त कफ में से पित्त। आपने ध्यान नहीं दिया। पित्त भी होता है और पित्त भी होता है, पित्त पित्त यहाँ भी होता पर। है, कफ भी होता है। ठीक है, पित्त और कफ दोनों ले सकते, सिर्फ सिंगल नहीं ले सकते। ठीक है, पित्त और कफ। ठीक है, कफ रखे पहले, वैसे तो पित्त नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ कफ रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें पित्त हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पृथ्वी बताइएगा, पृथ्वी। तमोगुण। पृथ्वी में क्या है, गुण कौन सा है? तमोगुण है। गुड, तमोगुण। तमोगुण। और दोष? कफ होगा। कफ, ओनली कफ रखिए यहाँ पर, ओनली कफ। ठीक है, गुड। ओके, क्लियर हो गया सभी को? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
और जब हम इसके षड्रस भी पढ़ेंगे ना, तो इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसको हम अच्छे से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे में हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ाएंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। अब देखिएगा त्रिगुण की अवधारणा। अब हम लोगों ने पंचमहाभूत देखा, पंचमहाभूत में उसकी क्या गुण होते हैं, सत्व रजोगुण और दोष भी देख लिया था हम लोगों ने, है ना। अब जो गुण की बात आती है, तो हमारे भगवत गीता में आती है ना, 3 गुणों की, और जो आहार से रिलेट आती है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, सर ने अच्छे से करवा दिया था, कवर करवा दिया था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, जो हम लोगों ने प्रकृति के अनुसार जो हमारे गुण और दोष पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें पहले हम गुण देंगे। तो बताया गया है 17वें अध्याय में, जो श्रद्धा त्रय विभाग योग के 7वें श्लोक में बताया गया है कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है, उसमें सत्व रजत तमगुण, ये गुण इंक्लूड किया गया है। ठीक है, गुणों के आधार पर उन्होंने बताया गया है शरीर में। आहार सतोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। अब यहाँ से सतोगुण आहार प्रदान देख लेते हम लोग ये आप लोगों ने पहले भी करवाया था, हम लोग, हाँ सॉरी, हमने आप लोगों को पहले भी करवाया था, है ना। आयुष्वत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरः रिजः आहारः सात्विक प्रियः। यानी आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन लेना चाहिए। ये कैसा आहार है? सात्विक आहार है। ये अच्छा होता है हमारे प्रकृति के लिए, हमारे प्रकृति के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है। इसलिए जो इसमें जो हम आहार ले रहे हैं, उसमें हमारी आयु की वृद्धि हो, हमारी बुद्धि अच्छे से निर्णय ले पाए, है ना, इस प्रकार से हमें आहार लेना चाहिए। ठीक है, बुद्धि भी स्थिर होती जाए, है ना, स्थिर हो। बल बल की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, यानी हम निरोगी हो, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ये बोला गया है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, अब रजोगुण देखिएगा, रजोगुण आहार कैसा होता है। तो रजोगुण सभी को पता है, चंचलित होता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए, जैसे श्लोक भी दिया है, कट्टव अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारः राजस चेष्टा दुख शोका काम प्रदा। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट ये लाइन आ सकती है, दुख शोका मय प्रदाह। दुख और शोक, दुख शोक, ठीक है, दुख शोकामय प्रदाह देने वाला होता है ये रजोगुण। यहाँ पर बोला गया है कड़वे, कटु यानी कड़वे, अम्ल यानी खट्टे, लवण यानी जो नमक वाला होता है, लवण युक्त, बहुत गरम यानी तीक्ष्ण, तीखे, तीखा लगने वाला, ठीक है, तीक्ष्ण, हाँ तीखे, ठीक है, बहुत गर्म हो गया, ये उष्ण हो गया, सॉरी, बहुत गर्म यानी उष्ण, तीखे यानी तीखा लगने वाला, रूखे यानी सूखा, दाहकारक, ज्यादा ही दाह करने वाला है, अग्नि, है ना, दाह करने वाला है, दुख, चिंता और रोगा को उत्पन्न करने वाला है। क्या दे रहा है? दुख दे रहा है, चिंता दे रहा है और रोग को उत्पन्न करने वाला है। अब इससे विपरीत देखिए आप लोग, जो सत्व गुण में, इसे सीधा विपरीत देख लीजिए ना आप लोग, ऐसे याद रख लीजिए। जैसे वहां पर सुख मिल रहा था, यहाँ पर दुख मिल रहा है, समझ रहे ना मेरी बात। यहाँ पर चिंता हो रहा है, वहां पर बुद्धि स्थिर हो रही है, मन को प्रिय हो रही है। ठीक है, मन कनेक्ट करिए, वहां पर मन को प्रसन्न हो रहा था सत्व में, यहाँ पर चिंता हो रही है। वहां पर निरोगी हो रहे थे हम लोग, है ना, आरोग्य की प्राप्ति हो रही है, यहाँ पर रोग उत्पन्न हो रहा है, एकदम अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, रोग को उत्पन्न करने वाला हो रहा है। ठीक, ये राजस पुरुष को प्रिय होता है, ये भी प्रिय होता है, जो रास्तिक व्यक्ति है, ठीक है, उनके लिए प्रिय होता है। ये क्लियर हो गए आप लोगों को, कड्डे खट्टे लवण, ये लाइन आपको ध्यान ही रखना है, ये श्लोक आपको याद रख लेना है, नहीं तो
हिंदी में भी याद रख सकते हैं। तमोगुण पढ़ लेते। अब तमोगुण प्रधान आहार क्या है? यातयामम गतरसम पूर्ति पर्युषितम च यत। पर्युषितम ये श्लोक में आया था ना मिलान करिए में। अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया था, याद पर भी आया था। हाँ, पर्युषितम च यत उच्चिष्टम अपि उच्चिष्ट झूठा चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, यानी जो भोजन अद्ध पका है, पूरी तरीके से अच्छे से पका ही नहीं, अद्ध पका है, रस रही है उसमें, स्निग्ध नहीं है, यानी रस नहीं है, लसलसा नहीं है, वो दुर्गंध युक्त है, उसको मतलब एकदम दुर्गंध आ रही है ना। बासी सड़ा हुआ, जो रख देते हैं उसके बाद उसका वैलिडिटी खत्म हो जाती है, बासी हो जाता है ना। उच्चिष्ट यानी झूठा हुआ, अद्ध झूठा होता है ना, वो झूठा हुआ रख देते हैं फिर उसके बाद खाते, तो वो भी नहीं खाना चाहिए, उच्चिष्ट। तथा जो अपवित्र है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है, यानी एकदम स्वच्छ तरीके से उसको बनाया नहीं गया है आहार को, और वह भोजन तामस पर पुरुषों को प्रिय होता है। ठीक है, कैसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है? अद्यपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी उच्छिष्ट अपवित्र। ओके, ये पर्युषितम, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, अपवित्र। चलिए, क्लियर है? सत्वरजत तमोगुण आहार। अभी बताइए, आप लोग किसी को दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम कर लीजिए श्वेता जी, अंश जी, सोमप्रीति जी, सभी लोग थम कर लीजिए। अब पढ़ेंगे सत्वगुण। आपका जो गुण हम लोगों ने देखा था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग दोष पढ़ते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार है, दोष बताया गया है। चरक संहिता में एक श्लोक है, तत्र शरीरम नाम चेताधिष्ठान भूतः पंचमाभूत विकार समुदायात्मकम, यानी अर्थात पंचीकृत भूतों, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के समूह तथा आत्मा के आश्रय भूत को शरीर कहते हैं, जिसमें पंचमहाभूत है, यानी हम बोलते हैं ना पंचमहाभूतात्मक पिंड, इस शरीर को बोला जाता है। ठीक है, और उसका जो आश्रय है यानी आत्मा है। ठीक है, ये सब आश्रय है। ठीक है, तो इसको मिलाकर शरीर कहा गया है, किसमें? चरक संहिता में। महर्षि सुश्रुत ने कहा है, दोष धातु मल मूल ही शरीरम, सुश्रुत संहिता में बताया गया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु और मल इस शरीर के क्या है? मूल है, मूल आधार है। कौन है? पिलर भी बोलते हैं हम लोग ना, तो दोष धातु और मल। लेकिन जो स्तंभ बोलते हैं वो त्रिदोष है। त्रिदोष क्या? ये स्तंभ है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में स्तंभ किसको बोला गया है? त्रिदोष को बोला गया है। और उपस्तंभ किसको बोला गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए आप लोग, आंसर दे सकते हो इससे। फिर लास्ट में दे दीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। उपस्तंभ पंचमहाभूतों के समुदाय, वही बात है कि दोष धातु तथा मूल के रूप में शरीर की उत्पत्ति के में कारण बताया गया है। शरीर की जो उत्पत्ति हो रही है दोष धातु और मल के रूप में है। दूषयंती, हाँ दादी। सर, उपस्तंभ आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य होगा क्या? नहीं पता है, मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिदोष, दूषयंती इति दोषा, जो शरीरगत धातुओं को दूषित करे उन्हें दोष कहते हैं। यानी देखिए, यही बात है कि शरीर को जो दूषित कर रहा है उसको दोष कहते हैं। आचार्य ने उक्त तीनों को ही त्रिस्तूल स्तंभ कहा है। यही बात है, त्रिस्तूल, जो वो होता है ना त्रिस्तूल, है ना, ये जो त्रिस्तूल होता है, ठीक है, ये त्रिस्तूल स्तंभ कहा गया है। वात पित्त का शरीर है, ठीक है, शरीर के
दोष कितने? 3 है, वात पित्त कफ। देखिए यहाँ पर भी आप ये डायग्राम में देख सकते हो, आकाश वायु वात और अग्नि जल क्या है? पित्त, और जल पृथ्वी कफ। हम जल में पित्त नहीं ले सकते, फिलहाल आप कफ ही ध्यान रखना, ठीक है। आपने ऊपर बताया था, ऊपर हम लोगों ने तो नोट नहीं किया ना उस तरीके से। यहाँ पर कहा हम जल के लिए पित्त यूज किया, यूज नहीं किया, ठीक है। पित्त नहीं आएगा, आपका कफ ही आएगा, ठीक है। पृथ्वी और जल मिलाकर कफ आ जाएगा, ओके, ध्यान रखना, आपको पित्त नहीं आएगा। अब देखिएगा शरीर में जो वात पित्त कफ का स्थान कहाँ पर होता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। हमने आपको बताया था ऊपर, जब हम सिलेबस बता रहे थे ना, उसी समय आप लोगों को बताया था कि हम स्थान के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो शरीर होता है ऐसे सीधा शरीर है, ठीक है, ये मुंडी है, समझ लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये पैर है, ओके, यहाँ पर क्या है? पैर है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 हाथ है। देखिए गर्दन से डायफ्राम तक क्या है? कफ है। तो ये जो गर्दन है, ठीक है, ये गर्दन से जो डायफ्राम होता है, ये हाथ के पास, यहाँ पर नीचे, ठीक है, यहाँ तक किसका स्थान है? तो कफ का स्थान है, ठीक है। अब शांत रहे, ठीक है। तो गर्दन से डायफ्राम तक किसका स्थान है? तो कफ का स्थान है। और डायफ्राम से नाभि तक, ये जो डायफ्राम है, इससे नाभि तक, नाभि तक बोला गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नाभि तक, इसमें पित्त का स्थान है। और नाभि से अंगुष्ठ पर्यंत, यानी ये जो नाभि दिख रही है, इस नाभि से ये अंगुष्ठ तक, ठीक है, इसमें किसका स्थान है? वात का स्थान है। क्लियर है आप लोगों को अभी? वात पित्त कफ कहाँ पर होता है? चलिए, वात पित्त कफ एवं कफ शरीर की क्रियाओं के जन के, 1 मिनट, ठीक है। देखिए क्लियर है स्थान? यहाँ पर कुछ क्रिया भी दे लीजिएगा। वात पित्त कफ शरीर की क्रिया के जनक होते हैं। जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यह तब शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक जैव भौतिक, जो बायोफिजिकल है, ठीक है, बायोफिजिकल तथा जैव रासायनिक, बायोकेमिकल क्रिया इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। इनके द्वारा? वात पित्त कफ के द्वारा। जो भी जो यानी बायोफिजिकल जो होती है, जो बायोकेमिकल जो क्रिया होती है, वो इनके द्वारा संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि चंद्रमा विसर्ग कर्म यानी क्रिएशन पावर, चंद्रमा क्या करता है? क्रिएशन पावर करता है, विसर्ग कर्म करता है, इसका कर्म क्या है? विसर्ग का। और सूर्य का क्या है? आदान कर्म, एसिमुलेटिंग पावर होती है, तथा वायु विक्षेप कर्म, डिफ्यूजिंग पावर, ठीक है, यानी विक्षेप कर्म करता है, वायु द्वारा जगत को धारण करते हैं। ये कौन कौन? चंद्रमा, सूर्य और वायु, ठीक है। इस प्रकार से इस पावर के जरिए जगत को धारण करते हैं। उसी प्रकार कफ विसर्ग कर्म यानी एनाबॉलिक फंक्शन करता है। क्या करता है? एनाबॉलिक फंक्शन करता है। कौन? कफ। और पित्त आदान कर्म यानी केटाबॉलिक, यानी काटने का काम होता है ना, केटाबॉलिक, केटाबॉलिक फंक्शन करता है। तथा वात विक्षेप कर्म यानी नर्वस फंक्शन, वात क्या करता है? नर्वस फंक्शंस करता है, ठीक है। द्वारा शरीर को क्या करते हैं? धारण करते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा, सूर्य और वायु, जो पावर हमने बताई थी, क्रिएशन पावर, एसिमुलेशन पावर, ठीक है, डिफ्यूजिंग पावर, इनके द्वारा जगत को धारण करते हैं। उसी प्रकार वात पित्त कफ ये क्या? केटाबॉलिक फंक्शन, केटाबॉलिक, एनाबॉलिक और नर्व्स, ठीक है, इनके द्वारा शरीर को धारण करते हैं, क्रिया के द्वारा, ओके। देखिए आप, वात फंक्शन जो
अपचय, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, केटाबॉलिक काम करता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, काटने का काम केटाबॉलिक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। अपचय कर्म करता है, यानी केटाबॉलिक कार्य करता है, कौन वात करता है। पित्त क्या करता है, एनालिसिस करता है एवं पोषण कर, यानी पोषण करता है, ठीक है, विच्छेदन और पोषण करता है। और कफ क्या करता है, चय कर्म करता है, एनाबॉलिक फंक्शन करता है ये कफ, ठीक है, संश्लेषणात्मक कर्म करता है, सिंथेसिस, मतलब ये कफ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और पित्त क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, यानी एनालिसिस करता है। एनालिसिस यानी टुकड़ों में तोड़ना, और सिंथेसिस यानी जोड़ना। कफ क्या करता है, जोड़ने का काम। ओके, अब देखिएगा त्रिदोष के 5-5 भेद भी बताए गए हैं, आयुर्वेदिक में बताया गया है त्रिदोष के कितने 5-5 भेद होते हैं। जैसे वात के 5 भेद बताए गए हैं, वात के कितने भेद बताए गए हैं, 5 भेद बताए गए हैं। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, वात के 5 भेद, कितने भेद है, वात के 5 भेद है। और पित्त के भी 5 भेद बताए गए हैं, और कफ के भी 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। बात को यहाँ पर ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, आप लोगों को पहले करवाया था। जो वात के 5 भेद बताए गए पंच प्राण है, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन में आएगा वात पित्त कफ, और इनमें जो पंच प्राण है वो किसका भेद है, ये पूछा जाएगा। तो आपको क्या लगाना है, बताइए क्या लगाना है, वात दोष, ठीक है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ठीक है, 5। प्राण वायु में सभी को पता है, जो स्थान हम लोगों ने बताया था और कर्म बताया था। प्राण वायु का जो स्थान बताया गया, मस्तिष्क बताया था या वक्ष बताया था, तो इसका जो कार्य बताया गया था, श्वसन क्रिया करना, ठीक है। फिर उदान वायु का स्थान बताया था हम लोगों ने, आप लोगों को कंठम में बताया था, है ना। और कर्म क्या करता है, ये काम करता है, वाणी को प्रवृत्त करता है। समान वायु का स्थान कहाँ पर बताया था हम लोगों ने, नाभि प्रदेश में बताया था। और इसका जो कर्म बताया गया था, जठराग्नि को बल प्रदान करता है, यानी बीच में रहता है तो नाभि प्रदेश में। ज्ञान वायु क्या है, संपूर्ण शरीर में रहता है, तो ये सारी क्रिया करता है, जैसे कि चलना फिरना क्रिया करता है। और अपान वायु ये नाभि के नीचे रहता है, अंडकोश या फिर मूत्राशय में, ये क्या करता है, मल मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है, अपान वायु, ठीक है। ये वात दोष के 5 जो टाइप बताए गए थे, उसको आप लोगों को बताया, ठीक है। 5 भेद वात दोष के, 5 प्राण आ जाएंगे इसमें। अब पित्त के 5 भेद देख लीजिएगा। पित्त के 5 भेद है, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और पाचक पित्त, ठीक है। इसका भी कहाँ पर स्थान होता है ये भी बताएंगे आप लोगों को, और इसका भी क्या कार्य होता है ये भी बताएंगे, ठीक है। आपको डायग्राम तो अच्छे से दिख रही है ना। ये पित्त के 5 प्रकार है, 5 भेद है, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला जो है रंजक पित्त, क्या है, रंजक पित्त। दूसरा है साधक पित्त, तीसरा है आलोचक पित्त, चौथा है भ्राजक पित्त, और पाचक पित्त। तो रंजक पित्त में देखिएगा, इसका जो स्थान बताएगा यकृत या फिर प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है, या फिर लीवर में भी रहता है और स्प्लीन में भी रहता है रंजक पित्त। अब ये कार्य क्या करता है, तो रस को रक्त बना रहा है, रस को क्या करता है, रक्त बनाता है, रंजक लाना है, रक्त बनाता है, ठीक है। अब साधक पित्त में होता है तो हृदय में होता है, ठीक है, हृदय में रहता है साधक, साधक के हृदय पर, हृदय से करना, हृदय रहता है साधक पित्त। ये क्या करता है, एक कोई ध्यान रखिए, बाकी लोग आप बाकी पढ़ लीजिए, ठीक है। मनोरथ को सिद्ध करता है, जो भी हमारे मन की कामना है ना, मनो की इच्छा होती है, मनोरथ को सिद्ध करना हृदय में होता है, साधक पित्त होता है। साधना कर रहा है,
हृदय में, है ना, मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, ऐसे ध्यान रखना। आलोचक पित्त ये क्या किस में रहता है, तो नेत्र में और बुद्धि में रहता है, इसमें दोनों नेत्र में रहता है, ठीक है, नेत्र में रहता है आलोचक पित्त। ये क्या करता है, दृष्टि का ज्ञान देता है, दृष्टि का ज्ञान देता है। भ्राचक पित्त ये त्वचा में होता है, किसमें होता है, त्वचा में होता है। ये क्या करता है, तो त्वचा के वर्ण का निर्धारण करता है, यानी कलर, ठीक है, अपनी जो चमड़ी होती है ना, उसका कलर को निर्धारण करने वाला कौन होता है, भ्राजक पित्त होता है, भ्राजक पित्त। और पाचक पित्त क्या करता है, पाचन करने वाला पाचक, अन्न गहवर, ठीक है, आहार का पाचन करने का काम करता है ये, करके सार भाग व मल भाग अलग अलग करना। आहार का पाचन करता है, जैसे नाभि प्रदेश में बोलते हैं ना पित्त होता है ना, तो वैसे ये पाचक पित्त होता है, यानी उसी के आसपास, ठीक है। तो ये क्या करता है, आहार का पाचन करके सार भाग व मल भाग को अलग अलग करता है। क्लियर है, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, पाचक पित्त, ओके। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कफ के 5 भेद। इसके 5 भेद देखेंगे कफ के। कफ के भी 5 भेद में हम उसका स्थान और कर्म देखेंगे, स्थान और कर्म। अब 5 भेद कौन से हैं ये भी ध्यान रखना, आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। क्लेदक, क्या है, क्लेदक कफ, आगे में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्लेदक कफ, अवलंबक, क्या है, अवलंबक, बोधक, बोध करने, बोधक, तर्पक, श्लेषक, ये 5 भेद होते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है। अब क्लेदक कफ कहाँ पर होता है, तो ये पचन प्रवाह, यानी पाचन प्रवाह, ठीक है, पचन यहाँ पर पाचन प्रवाह, पाचन का स्थान है, वहां पर ही ये क्लेदक कफ होता है। ये कार्य क्या करता है, तो भोजन को गीला करने वाला कार्य करता है, कौन, क्लेदक कफ, गीला करने का। अवलंबक कफ किसमें होता है, ये भी वक्ष में होता है, हृदय व फेफड़े में होता है। ये क्या करता है, श्वसन की गति में सहायक होता है, और हृदय की गति में भी सहायता पहुंचाता है ये अवलंबक कफ। अब बोधक कफ क्या है, बोध करने वाला जिह्वा, जिह्वा में होता है। ये क्या करता है, रस का स्वाद का ज्ञान देता है, यानी मीठा है ना, इस प्रकार से बोधक कफ। तर्पक, रीढ़ की हड्डी, हृदय और मस्तिष्क, विचार मस्तिष्क में होता है, तो विचार, ये तर्पक कफ करता है। श्लेषक क्या करता है, अस्थि और संध्या में, पहले इसका स्थान क्या कहां पर है, क्लेदक, ठीक है। कफ के जो हम लोग वो 5 भेद देखेंगे, जिसमें कि क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, और बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ, ठीक है, ये 5 भेद बताए गए। क्लेदक कफ का जो स्थान बताया गया है, पाचन प्रवाह करता है, ठीक है, पाचन के आसपास रहता है, पाचन का प्रवाह करता है। और कर्म क्या है, वही कर्म है कि भोजन को गीला करना, क्या करता है, भोजन को गीला करता है, क्लेद करता है, क्लेदन करना यानी गीला करना, है ना, तो नाम से ही है इसका कार्य भी, ये ध्यान रखना आप लोग, नाम से इसका कार्य है। अवलंबक, अवलंबन करने वाला अवलंबक होता है, ये किसमें, वक्ष और हृदय में रहता है, तो ये क्या करता है, श्वसन की गति में सहायता हो जाता है अवलंबक, ठीक है, श्वसन की गति में सहायक होता है और हृदय की गति में भी सहायक होता है, कौन, अवलंबक कफ। और बोधक कफ यानी बोध कराने वाला, ये जीवा में होता है, रस स्वाद का ज्ञान देता है, यानी वही स्वाद का ज्ञान देता है, ठीक है, जो भी रस है, तीखा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, जो है वो, ठीक है।
और तर्पक, तर्पक क्या है? मस्तिष्क और रीढ़ और हृदय में होता है ये, और ये क्या करता है? मस्तिष्क को स्निग्धता प्रदान करता है और विचार, चिंतन और संकल्प कार्यों को पोषण देने वाला होता है। और श्लेषक, श्लेषक जो कफ होता है वो अस्थि और संधिया में होता है। इसका कार्य क्या होता है? जोड़ों का स्नेहन व गति प्रदान करना। जो भी हमारे जोड़े होते हैं, है ना, उसको क्या करना? गति प्रदान करने वाला होता है। और तरल को श्लेषक क्या करता है? तरल का उत्पादन करने वाला होता है। ठीक है, जो भी तरल लिक्विड जो चीजें उसका उत्पादन करने वाला श्लेषक होता है, जो जाइंट्स में भी पाया जाता है ना, जो जाइंट्स होते हैं साइनोइड, ठीक है, जो भी लिक्विड होता है उसका उत्पादन करने का मदद। याद कीजिए सबको, ठीक है। देखिए आंसर दीजिएगा आप लोग। मिलान करना है, पंचमहाभूत और गुण, इनका मिलान करना है। सर ABCDE का सतोगुण, वायु का रजोगुण, अग्नि का तो रजोगुण, जल का ठीक दिया हुआ सर सारा सारा सेम है। आकाश का क्या? सत्वगुण, वायु का रजोगुण, अग्नि का सत्व रजोगुण, और जल का सत्व तमोगुण, और पृथ्वी का तमोगुण। ओके, ABCD, ABCDE, ठीक है, सेम है। क्लियर है ये आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है आप लोगों को। इनमें से क्या सही है? सॉरी, मिलान करना नहीं है, सही पूछ बताना है आप लोगों को। सर A और B सही है और C गलत है। ABC, सर तीनों ठीक है, ABC, तीनों ठीक है ABC। वादोष में क्या है? आकाश और वायु। C भी सही है। जल और पृथ्वी में होता है, तमोगुण होता है, भारी होता है ना, इसलिए तीनों सही है। तो वादोष में आकाश और वायु होता है और सत्वगुण रजोगुण होता है, ठीक है, आकाश और वायु में। पित्तदोष में क्या है? पित्तदोष में अग्नि और जल होता है, और अग्नि और जल में क्या है? सत्व रज और तमोगुण रहती है। और कफ दोष में क्या है? जल पृथ्वी रहता है और इसमें तमोगुण होता है। ABC तीनों सही है। नेक्स्ट, आयत के अनुसार कितने स्तंभ बताए और वो कौन से हैं? कितने स्तंभ है बताइए, और वो कौन से हैं? बात पीत कब होंगे? बात पीत कब ये स्तंभ बताए आर्ज में। ये जो सत्व ये गुण होते हैं, 3 गुण जो होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो अवस्था होती है। चलो नेक्स्ट, मिलान करना है। त्रिदोष, शरीर में स्थान बताइए, त्रिदोष के अकॉर्डिंग मिलान करना है। बात का बताइए स्थान कहाँ पर है? सोमप्रीति जी बताइए। डायफ्राम नहीं, नाभि से अंगुष्ठ। बात नाभि से अंगुष्ठ को, नाभि से अंगुष्ठ। ओके, पित्त का होगा निधि जी डायफ्राम से बताइए। नाभि। ओके, पित्त का डायफ्राम से नाभि। कब का गर्दन से डायफ्राम। कब का क्या है? गर्दन से डायफ्राम। गुड, ठीक है, यानी क्या है? BCA, नहीं सॉरी, CBA। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ के कितने कितने भेद बताए हैं? सर 5 बताए। 5 बताए हैं। वात का तो सभी को पता है, बाकी तो याद नहीं है, लेकिन वात का याद है ना। बाकी भी याद करके